बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of discussion is autonomic nervous system pharmacology. Autonomic nervous system के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल भी कहते हैं, सिंपैथेटिक को थोरैकोलम्बर भी कहते हैं। ओके, जो सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो लॉन्गर होते हैं सिंपैथेटिक के अंदर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर प्री वाला लॉन्ग होता है, पोस्ट वाला शॉर्ट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर तमाम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है और तमाम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के ऊपर रिसेप्टर निकोटिनिक एन पड़ा हुआ होता है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एसिटाइलकोलिन, लेकिन जो सिंपैथेटिक वाला होता है, ओके, सिंपैथेटिक वाला मोस्टली सिंपैथेटिक वाले से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से नोरेपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होता है। लेकिन ऐसे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है, इनरवेट कर रहा है, तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक को कंपेयर करते हैं तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका हार्ट के ऊपर रिलेटिवली कम एक्शन होता है, सिंपैथेटिक का ज़्यादा डोमिनेंट होता है। बाकी दूसरे एगन को यानी हार्ट के ऊपर जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इनहिबिशन कराता है, जबकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कराता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, इनोट्रॉपी, कोरोनोट्रॉपी, ड्रोमोट्रॉपी कराता है। पैरासिम्पैथेटिक का बाकी दूसरी ऑर्गन के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन नहीं होता बल्कि स्टिमुलेटरी एक्शन होता है। सिंपैथेटिक का बाकी दूसरे ऑर्गन के ऊपर इनहिबिटरी एक्शन होता है। लाइक पैरासिम्पैथेटिक ने ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करानी है, सिंपैथेटिक ने ब्रोंको डायलेशन है। पैरासिम्पैथेटिक ने डायरिया करवाना है, सिंपैथेटिक ने कॉन्स्टिपेशन है। पैरासिम्पैथेटिक ने यूरिन आउटफ्लो को बढ़ा देना है, सिंपैथेटिक ने यूरिन आउटफ्लो को कम कर देना है। पैरासिम्पैथेटिक ने सिक्रेशन को बढ़ा देना है, सिंपैथेटिक ने सिक्रेशन को कम कर देना है। प्यूपिल के ऊपर मियोसिस होगी, जबकि सिंपैथेटिक की वजह से मिड्रियासिस होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्रेनियोसैक्रल होता है, जबकि सिंपैथेटिक का हम कह सकते हैं थोरैकोलम्बर होता है। ओके, मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कोलिन की अपटेक है और कोलिन की अपटेक को ब्लॉक करने वाली हेमाकोलिन होती है। विजेमाकोल सेकंड स्टेप को ब्लॉक कर देती है, स्टोरेज वगैरह को। जो थर्ड स्टेप है रिलीज वाला, तो उसको ब्लॉक करने वाली बोचुलिनम होती है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक करने वाली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर होती है, जो कोलिनोमिमेटिक होती है। अब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को देख लेते हैं। तो एसिटाइलकोलिन के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मस्क्रीनिक और निकोटिनिक। जो मस्क्रीनिक होते हैं वो M1, M2, M3 होते हैं। ये इसका मिमोनिक है क्वीन इज क्वीन, यानी GQ से कपल्ड होते हैं। 2 वाला इनहिबिटरी होता है तो वो GI से कपल्ड होगा। M1 स्टोमक के ऊपर और नर्व के ऊपर होते हैं, M2 हार्ट के ऊपर और M3 ब्रोंकस के ऊपर, GIT के ऊपर, ब्लेडर के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर और प्यूपिल के ऊपर होते हैं। जो निकोटिनिक वाले होते हैं ये दो होते हैं, NN और NM। जो NN है गैंग्लिया के ऊपर और NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद चलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक। ओके, तो जो निकोटिनिक वाले हैं, निकोटिनिक वाले में एक बात लिखी हुई है कि उनको ऑप्टिमल स्टिमुलस चाहिए, यानी अगर ये बार बार कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होते रहेंगे तो शुरू में तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, लेकिन बाद में वीकनेस या पैरालिसिस करवा देगी। अब पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक है, दो टाइप की होती है। एक कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, इनडायरेक्ट कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जो डायरेक्ट होती है तो उसमें पाइलोकार्पिन है जो कि प्यूपल पे जाके काम करती है, M3 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, प्यूपल के ऊपर मियोसिस करवा देगी। तो पाइलोकार्पिन एंगल क्लोयर ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ओके, ओपन एंगल ग्लूकोमा वगैरह के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद बिथेनाकोल होती है। जो बिथेनाकोल है, बी से बिथेनाकोल, बी से ब्लैडर, तो ये ब्लैडर के ऊपर होती है। M3 रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर के ऊपर, आउटफ्लो को बढ़ा देती है, एटोनिक ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैथाकोलिन मायोकार्डियम पर जाके काम करती है, M2 रिसेप्टर पर कार्डिक सप्रेशन होती है। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने टैकीकार्डिया और एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बाकोल ये कॉमन एक्शन होता है, यानी निकोटिनिक और मस्क्रीनिक दोनों के ऊपर होता है, और सबसे ज़्यादा जो निकोटिनिक एक्शन है वो कार्बाकोल का होता है। इसके बाद सिवेमिलिन है। तो सिवेमिलिन है M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, स्पेसिफिकली कह सकते हैं ग्लैंड्स के ऊपर, तो ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो सिवेमिलिन शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर जीरोस्टोमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बारी है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर दो कैटेगरी के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो लिपिड सॉल्युबल है इसमें फाइसोस्टिग्मिन और न्यूस्टिग्मिन है। जो फाइसोस्टिग्मिन है नेचुरल प्रोडक्ट है, न्यूस्टिग्मिन सिंथेटिक होती है। फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी अमाइन है, जबकि न्यूस्टिग्मिन क्वाटरनरी है। चूंकि टर्शरी होती है तो ये लिपिड सॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, लेकिन न्यूस्टिग्मिन वाटर सॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। ओके, तो GIT के अंदर हम इसको ओरल फॉर्म में देते हैं फाइसोस्टिग्मिन को, लेकिन न्यूस्टिग्मिन को ओरल फॉर्म में नहीं देते। ब्लड ब्रेन बैरियर को फाइसोस्टिग्मिन क्रॉस करती है, जबकि न्यूस्टिग्मिन नहीं करती। न्यूस्टिग्मिन को माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग के यूजेस देख लेते हैं। तो पहला एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, ओके, फाइसोस्टिग्मिन और पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। एट्रोपिन को पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं, लिपिड सॉल्युबल के अंदर है। ठीक है, ओके। इसके बाद सीनाइल डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है, स्पेसिफिकली
बेसल न्यूक्लियस ऑफ मीनार्ड के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए फाइसोस्टिग्मीन है, वैसे इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन जो यूज़ करते हैं वो डोनिपेजिल है, रिवास्टिग्मीन है और गैलेंटामीन होती है। जो गैलेंटामीन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अल्जाइमर डिजीज़। इसके बाद मेमेंटीन है, मेमेंटीन NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ये भी अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर देते हैं। वाटर सॉल्युबल ड्रग के अंदर नियोस्टिग्मीन, पायलोडोस्टिग्मीन और एड्रोफोनियम है। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, जो एड्रोफोनियम है माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं इंट्राविनस फॉर्म में एड्रोफोनियम देके, जो कि वेरी शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो अगर 10 मिनट के बाद कंडीशन इंप्रूव होती है तो वो माइस्थीनिया क्राइसिस था, अगर कंडीशन ख़राब हो जाती है तो वो कोलिनर्जिक क्राइसिस था। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मीन और पायलोडोस्टिग्मीन देती है। पायलोडोस्टिग्मीन ज़्यादा रिलेटिवली लॉन्गर एक्टिंग होती है। जो पायलोडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन ये NM रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी करवा देती होती है। ओके, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देती है, तो NM और मस्क्रेनिक रिसेप्टर दोनों को स्टिमुलेट करवा देगी। साइड इफेक्ट में मसल वीकनेस भी हो सकती है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो नियोस्टिग्मीन होती है वो प्लस एयरट्रोपिन ये हम यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट। इसके बाद कोबरा बाइट होती है, तो कोबरा बाइट के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो R लिखा हुआ है तो ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो नियोस्टिग्मीन और एयरट्रोपिन यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक आइलियस है तो उसके लिए नियोस्टिग्मीन देते हैं, जबकि पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन है इसके लिए भी हम नियोस्टिग्मीन देते हैं। यानी ऑपरेशन के बाद आइलियस हो रहा है या यूरिनरी रिटेंशन है तो इन सब के लिए नियोस्टिग्मीन देते हैं। इसके बाद रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर लाइक एट्राक्यूरियम और पेनक्यूरियम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स होती है, सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो मसल की रिलैक्सेशन को रिवर्स करने के लिए एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देना होता है, सॉरी फॉर डैट। और इसको लेवल को बढ़ाने के लिए नियोस्टिग्मीन या पायलोडोस्टिग्मीन देते गए। एयरट्रोपिन दे सकते हैं टू स्टॉप द मस्क्रीनिक साइड इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, क्योंकि जो साइड इफेक्ट होते हैं मस्क्रीनिक तो उनको ब्लॉक करने के लिए हम क्या देंगे, एयरट्रोपिन दे देंगे। जबकि NM रिसेप्टर के ऊपर कौन बाइंड करता है, NM रिसेप्टर के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो कोलिनोमिमेटिक होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट आती है। कार्बामेट के अंदर कार्बेराइल और प्रोपेक्सोरा है। ठीक है, ओके। वैसे कार्बामाइड के अंदर नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथियोन है, पैराथियोन है, इकोथायोफेट है, टार्बिन और सेरिन होती है। ओके, ठीक है। जो एंड्रिन है वो ऑर्गेनोक्लोरीन होती है। ओके, एंड्रिन क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन होती है। अब ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देती होती है, तो उसकी वजह से HCl की सिक्रेशन बढ़ जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, पिन पॉइंट पीपल हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाती है। इसका मिमोनिक होता है डम्बल्स। तो कॉजेज ऑफ पिन पॉइंट पीपल तो उसका मिमोनिक है OP या पोप है, पोपो। ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट की पॉइजनिंग है। ओपियाइड पॉइजनिंग में पिन पॉइंट पीपल है, पोंटाइन हेमरेजेस और फिनॉल की पॉइजनिंग के अंदर ऐसा होता है। ट्रीटमेंट के अंदर एयरट्रोपिन देते हैं और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस रिएक्टिवेटर देते हैं। एयरट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड द कार्बामेट पॉइजनिंग। ठीक है, इंट्राविनस रूट से देंगे या इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे हर 5 मिनट के बाद, जब तक एट्रोपेनाइजेशन ना हो सके। यानी जो सबसे ज़्यादा रिलायबल साइन है वो सिक्रेशन होती है और मिडरियासिस को देखना है। और तीसरा हार्ट रेट जो 100 से रिलेटिवली ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ओके। लेकिन ये मसल वीकनेस को रिवर्स नहीं कर सकती। तो आप ऑक्साइन दोगे, ऑक्साइन के अंदर पैरालिडॉक्सिम है और डाइएसिटाइल मोनोक्साइम है। डाइएसिटाइल मोनोक्साइम में डैम आता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर इफेक्टिव होती है। जो PAM है पेरिफेरली जाके काम करता है। ओके, PM क्या है, पैरालिडॉक्सिम है। तो जबकि DAM दोनों जगह पे बाइंड करता है, CNS के अंदर भी और हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी। अब इनका एक्शन लिखा हुआ है और रिवर्सल लिखा हुआ है, इसको हम स्टडी नहीं कर रहे। अब हम चलते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक की तरफ। तो जो पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। तो स्टोमक के ऊपर M1 रिसेप्टर होते हैं तो उनको ब्लॉक करने वाली पिरेंजापिन और टिलेंजापिन है, पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होते हैं। एयरट्रोपिन पेप्टिक अल्सर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि M1 और M3 दोनों को ब्लॉक कर देती है। M3 को ब्लॉक करने की वजह से गैस्ट्रिक एम्टाइन डिले हो जाएगी। फाइनली पेप्टिक अल्सर की हीलिंग डिले हो जाती है क्योंकि M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल ऑफ GIT के ऊपर होती है। हार्ट के ऊपर M2 होते हैं, एयरट्रोपिन होगा। पेरिसिनेप्टिक M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है इनिशियली, तो इनिशियली ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। किसको, प्री साइनेप्टिक लिखा हुआ उन्होंने, तो हाँ शुरू में पहले प्री साइनेप्टिक M1 है, फिर M2 को ब्लॉक करेगा, तो बाद में क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया और AV ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकस के ऊपर इपराट्रोपियम और टियोट्रोपियम है। टियोट्रोपियम COPD के लिए, जबकि इपराट्रोपियम हम एस्थमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ब्लेडर के ऊपर सोलिफिनासिन, ऑक्सीब्यूटानिन, ट्रोस्पियम है। ठीक है, टोल्टिरोडिन, फोस्टिरोडिन है। तो ओवर एक्टिव ब्लेडर के लिए इस्तेमाल होता है, यूरिनरी रिटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। सोलिफिनासिन और डेरिफिनासिन ये भी इसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, जो ऑक्सीब्यूटानिन और ट्रोस्पियम है ये नॉन सेलेक्टिव होती है, जबकि M3 में फोस्टिरोडिन
सोलिफिनासिन है, डायरिफिनासिन है। ग्लैंड्स के ऊपर M3 रिसेप्टर होते हैं, उसको ब्लॉक करने वाली एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट होती है, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है एट्रोपिन और मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। आइस के ऊपर क्या होगा, अच्छा ग्लैंड्स के ऊपर लिखा है कि जो एट्रोपिन है ड्राइनेस करवा देती है, स्वेटिंग मिनिमाइज कर देगी, फीवर हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा बच्चों के अंदर खास तौर पर, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बच्चों के अंदर। आइस के ऊपर हिमाट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकेमाइड होती है। एट्रोपिन का 72 आर होता है, हिमाट्रोपिन का 24 आता है, साइक्लोपेंटोलेट का 12 आर होता है, जबकि 4 आवर तक ट्रोपिकेमाइड का होता है। फंडोस्कोपी में यूज़ होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के अंदर होते हैं। बच्चों के अंदर एट्रोपिन यूज़ करते हैं और बड़ों के अंदर, अडल्ट के अंदर ट्रोपिकेमाइड वगैरह यूज़ कर सकते होते हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होती है कि एक्यूट या एंकल क्लोयर ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लड वीएन हो सकती है साइक्लोप्लीजिया की वजह से, और एकोमोडेशन लॉस हो सकती है। CNS के ऊपर जाके बाइंड करती है हायोसियाइन, जो कि मोशन सिकनेस के लिए प्रोफाइलैक्सिस का काम करती है। इसके अलावा ट्राईहेक्सीफेनाडाइल, बेंजट्रोपिन और बाइपेराडिन पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। क्योंकि जब मोशन होती है तो मोशन की वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करता है, वॉमिटिंग कराएगा और मोशन सिकनेस करवा देगा, ठीक हो गया। तो मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, हायोसियान होती है, जबकि माउंटेन सिकनेस के लिए एस्टाजोलामाइड होती है। माउंटेन सिकनेस के ऊपर होता ये है कि जब हाई अल्टीट्यूड होता है तो PO2 कम होता है, हाइपोक्सिया होता है और माउंटेन सिकनेस होती है। जबकि मोशन की वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होती है, तो वो आगे मोशन सिकनेस करवा देती है। मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामिन, जिसको हायोसियाइन बोलते हैं, जबकि माउंटेन सिकनेस के लिए या अल्टीट्यूड सिकनेस के लिए एस्टाजोलामाइड है। पार्किंसन के अंदर एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का बैलेंस खराब हो जाता है, ओके। तो एसिटाइलकोलिन या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर ड्रग इंड्यूस पार्किंसम। तो ड्रग कौन कौन सी होती है, ट्राईहेक्सीफेनाडाइल, बेंजट्रोपिन और बाइपेराडिन है। अब हम पॉइजनिंग को देख लेते हैं। लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए एट्रोपिन होता है। एट्रोपा बेलाडुना या धतूरा की पॉइजनिंग के लिए फाइसोस्टिग्मिन होता है, और मशरूम की पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन यूज़ होती है। अब मशरूम की जो पॉइजनिंग होती है, एक है अर्ली, एक है लेट। जो अर्ली मशरूम की पॉइजनिंग है वो इनोसाइप की वजह से होती है, जबकि लेट अमेनिटा की वजह से होती है, अमेनिटा फ्लाइडोन की वजह से। जो इनोसाइप की वजह से होती है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, उसको रिवर्स करने के लिए एट्रोपिन देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब बारी है एड्रीनर्जिक ड्रग की। तो जो नोरेपिनेफ्रिन होता है इसकी सिंथेसिस टायरोसिन से होती है। टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होगा, डोपामीन बनेगा, फिर नोरेपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन आगे रिलीज होगा, ठीक हो गया, ओके। अगर नोरेपिनेफ्रिन की साइनेप्टिक एक्टिविटी यानी नोरेपिनेफ्रिन साइनेप्स में कम होगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है। नंबर 1 स्टेप को, पहले स्टेप को टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को ब्लॉक करने वाली मिटारोसिन है, स्टोरेज को ब्लॉक करने वाली रिजल्पिन है और रिलीज को ब्लॉक करने वाली गुआनाथिडीन है। और जबकि रीअपटेक इनहिबिटर जो होते हैं वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो उसमें कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। नोरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 यानी नोर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो अल्फा और बीटा होते हैं। जो अल्फा होते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। आइस के ऊपर है तो मिड्रेसिस करवाते हैं। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के ऊपर है तो आउटफ्लो को काम कर देते हैं, ओके, अल्फा 1। तो जो प्राजोसिन होती है वो ब्लड बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि आउटफ्लो को बढ़ा देती है। अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक पड़े होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं। प्री साइनेप्टिकली तो ये ब्रेक वाला काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम करते हैं, यानी अल्फा वाला। लेकिन जो पोस्ट वाले पड़े होते हैं, सॉरी, जो प्री वाले होते हैं वो ब्रेक लगा देते हैं टू सिंपैथेटिक एक्शन, यानी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइक क्लोनिडीन है और मिथाइल डोपा। जबकि जो पोस्ट वाले होते हैं ये अल्फा 1 जैसा काम करते हैं। जो बीटा 3 है एडिपोज टिश्यू के ऊपर पड़ा हुआ होता है, लाइपोलाइसिस करवाता है। बीटा 1 हार्ट और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर होते हैं। हार्ट के ऊपर हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के ऊपर एनिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। बीटा 2 में की लोकेशन क्या होती है, लंग्स के ऊपर ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। GIT पे कॉन्स्टिपेशन है, ब्लेडर के ऊपर आउटफ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। ग्लैंड्स के ऊपर सिक्रेशन को कर देते हैं, यूट्रस की रिलैक्सेशन करा देती है। टोकोलिटिक होते हैं, ब्लड वेसल की वजह डायलेशन करा देती है, ओके। फिर आगे स्केलेटल मसल है, मसल स्पिंडल है तो वहाँ पर ट्रैमर कराते हैं। लीवर के ऊपर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के जरिए। तो जो अल्फा 1 है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जबकि बीटा 2 वेजो डायलेशन कराते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब इनका इफेक्ट मेनली डिपेंड करता है कि कौन से रिसेप्टर डोमिनेट कर रहे हैं। लाइक हार्ट और मस्कुलेचर के ऊपर बीटा 2 होते हैं, ठीक है। तो हार्ट और मसल्स की जो ब्लड वेसल है वहाँ पे बीटा 2 होते हैं, तो वहाँ पे वेजो डायलेशन होती है। जबकि स्किन, सप्लैक्टिंग सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन के ऊपर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा 1 ज़्यादा होते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर होता यह है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो उसकी वार्निंग साइन आते हैं ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। तो उसके साइन के अंदर बीटा 1 के अंदर टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन होती है, बीटा 2 में ट्रैमर होते हैं और एसिटाइलकोलिन की वजह से स्वेटिंग होती है। तो हमें शुगर लेना चाहिए, लेकिन अगर हमने शुगर नहीं ली तो फिर क्या होगा, ओके।
हमने शुगर नहीं ली तो फिर जो बीटा टू होते हैं वो लीवर को स्टिमुलेट करवाती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाए या ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्स कर देती है। अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस को मास्क कर देती है और हाइपोग्लाइसीमिया की रिवर्सल भी नहीं हो पाती। जो बीटा ब्लॉकर है डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर मेनली जो रिलायबल साइन होता है बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन के अंदर तो वो स्वेटिंग ही होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है रीअपटेक इनहिबिटर और डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर टिरामीन आती है। टिरामीन नोरापिनेफ्रिन की डिस्प्लेसमेंट कराती है। इनडायरेक्ट एक्शन होता है चीज़ के अंदर होती है, जबकि इफेड्रिन, सूडोइफेड्रिन और एम्फिटामिन इनके मिक्स्ड एक्शन होते हैं। जो इफेड्रिन है इसका तो डायरेक्ट होता है। ठीक है, ओके। अब ये सारी ड्रग्स होती है लाइक ईटा वाली, तो ये टैकीफिलैक्सिस शो करती है। जैसे ड्रग दी फ़ौरन इनका सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, इनका रिस्पांस खत्म हो जाता है। जो इफ्यूट्रिन होती है नेजल डीकंजेस्टेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। एम्फिटामिन नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक ये स्लीप को रिड्यूस कर देती है और ये टेंशन के स्पैन को बढ़ा देती है। तो टेंशन को बढ़ाने के लिए या स्लीप को कम करने के लिए यानी नार्कोलेप्सी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एम्फिटामिन देती है। वैसे नार्कोलेप्सी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मोडाफिनिल होती है, जबकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर मिथाइलफेनिडेट होती है। अब बारी है डायरेक्ट एक्टिंग की। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर कैटिकोलामीन है। तो जो कैटिकोलामीन होती है, ओके, तो ये कैटिकोल होती है यानी डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। अब इनको मेटाबोलाइज करने वाला कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज है, जीआईटी के अंदर अबंडेंट होता है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट इफेक्टिव ओरली। अब जो कैटिकोलामीन है दो टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडोजीनस के अंदर एड्रीनलिन यानी नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामीन है, जबकि एक्सोजीनस के अंदर डोब्यूटामीन, आइसोप्रोटिनोल और फिनोल्डोपाम होती है। डोपामीन तीनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, लेकिन इनिशियली D1 पे जाके बाइंड करती है जब इसकी कंसंट्रेशन 2 माइक्रोग्राम होती है। तो ये रीनल ब्लड वेसल के ऊपर जाके काम करती है, वेसोडाइलेशन कराती है। लेकिन जब 2 से लेकर 10 माइक्रोग्राम होती है कंसंट्रेशन तो बीटा 1 हार्ट पे जाके काम करती है, और जब अल्फा 1 है तो ये वेसो कंस्ट्रक्शन कराती है। यूजेस की अगर बात करते हैं तो यूजेस में जो डोपामीन है वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर, स्पेसिफिकली एक्यूट हार्ट फेलियर है, शॉक है, स्पेसिफिकली सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक है, ओलिगोयूरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक हो गया, ओके। अब ड्रग्स जिनके नाम में डोपा आ रहा है तो वो D1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, लेकिन जो डोब्यूटामीन है D1 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करती, बीटा 1 पर जाके बाइंड करती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर या एक्यूट हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिनोल्डोपाम सिर्फ D1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और आइसोप्रोटिनोल के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इनके ऊपर इफेक्ट को देख लेते हैं। अब एपिनेफ्रिन ने करना क्या है? एपिनेफ्रिन ने बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना है, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो तीनों से बढ़ेगा, चाहे वो एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है या आइसोप्रोटिनोल होती है। लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि अल्फा 1 या बीटा 2। जो आइसोप्रोटिनोल है बीटा 2 पर जाके एक्ट करती है, वेसोडाइलेशन करा देती है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जो एपिनेफ्रिन होती है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो नोरेपिनेफ्रिन है ये अल्फा 1 पे के जरिए काम करती है, तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, अब हम हार्ट के ऊपर देख लेते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्ट इफेक्ट सबका बीटा 1 के जरिए तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, यानी जो हार्ट रेट होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कंट्रोल होता है। लेकिन नोरेपिनेफ्रिन ने क्या करना है? इनडायरेक्ट इफेक्ट के जरिए हार्ट रेट को कम कर देना है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया के जरिए। और जो आइसोप्रोटिनोल है उसने रिफ्लेक्स टकीकार्डिया करवा देना है। फाइनली अगर बात करते हैं तो फाइनली जो एपिनेफ्रिन है उसने हार्ट रेट को बढ़ा देना है। नोरेपिनेफ्रिन ने फाइनली हार्ट रेट को कम कर देना है, क्योंकि रिफ्लेक्स वाला ज़्यादा एक्टिवेटेड है, जबकि आइसोप्रोटिनोल ने हार्ट रेट को कुछ ज़्यादा बढ़ा देना है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो मेनली सेंस करते हैं मीन ब्लड प्रेशर को, या जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, क्योंकि मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर आती है। तो अगर डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके, तो बैरो रिसेप्टर्स रिफ्लेक्स चलेगा। पैरा रिसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होगी, और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर आप यहाँ पे देखो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स चलेगा। जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है वो आगे हार्ट रेट को मिनिमाइज कर देगा।
जाएगा। अब नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, नॉर्मल पेशेंट के अंदर होता ये है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये हार्ट रेट को कम कर देती है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया से, लेकिन ऐसे पेशेंट या ऐसे पर्सन जिसमें ट्रांसप्लांटेड हार्ट है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट एक्शन ही होगा रिफ्लेक्स वाला, ठीक है, तो डायरेक्टली ये बढ़ा देती है। यूजेस की बात करते हैं तो डाइसोप्रोटिनोल एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बीटा 2 के जरिए एस्थमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन शॉक के अंदर और हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो एड्रेनालिन होती है, ठीक हो गया, ओके, तो जो एड्रेनालिन है अल्फा 1 और बीटा 2 के जरिए काम करती है, तो एनाफिलैक्टिक शॉक है, इंट्रामस्कुलर देते हैं एज कम्पेयर टू सबकुटेनियस, और इसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो 1 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन देती है, ठीक है, ओके, जबकि इसकी डोज 0.5 ml ऑफ 1:1000 कंसनट्रेशन तक होती है। कार्डिक अरेस्ट वगैरह है तो कार्डिक अरेस्ट में पहले BLS करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, फिर इंट्रावेनस एड्रेनलिन देते हैं या इंट्राकार्डिक भी हम दे सकते होते हैं, ओके। अब है वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल या फिनोमिना ऑफ डेल होता है। तो जो होता ये है कि जो एपिनेफ्रिन होती है इसका जो कहने का मतलब अल्फा 1 पे के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, ओके, तो अल्फा 1 के ऊपर वेजो कंस्ट्रक्शन लाती है, लेकिन बीटा 2 के ऊपर वेजो डायलेशन होती है। जब एड्रेनलिन को या एपिनेफ्रिन को इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं हाई डोजेस के अंदर, तो इनिशियली ब्लड प्रेशर बढ़ देता है, क्योंकि हाई डोजेस के अंदर अल्फा को स्टिमुलेट करती है, ओके। तो इनिशियली होगा क्या, शुरू में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अल्फा 1 की वजह से, ओके, लेकिन ब्लड प्रेशर पे कम हो जाएगा बीटा 2 स्टिमुलेशन की वजह से। लेकिन जब एपिनेफ्रिन आपने हाई इंट्रावेनस डोज से दिया है और हाई डोजेस के अंदर और अल्फा ब्लॉकर भी दे दिया है, तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा, एग्जैजरेटेड फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, जिसकी को बोलते हैं हम फिनोमिना ऑफ डेल या वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ओके। तो आप डायग्राम में दे सकते हो, ओके। तो फियोक्रोमोसाइटोमा अगर देते हैं तो वह एड्रेनालिन को क्या करती है, फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रेनालिन ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप अल्फा ब्लॉकर देते हो। तो जो वेजोमोटर फिनोमिना ऑफ डेल होगा एपिनेफ्रिन, और अगर आपने ये दे दिया तो इसमें वेजोमोटर और फिनोमिना ऑफ डेल होगा और डेथ हो सकती है। जो अल्फा ब्लॉकर होते हैं ऐसे फियोक्रोमोसाइटोमा जो कि एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि अगर आपने एपिनेफ्रिन और इन दोनों को मिला के दे दिया तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा गिर जाना है, वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल हो जाना है, फिनोमिना ऑफ डेल, और बंदे की डेथ हो सकती है। अब स्टेटस ऑफ ड्रग, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तब आपने अल्फा ब्लॉकर देने हैं, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं और अल्फा बीटा ब्लॉकर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस कर रहा है तब आप दोनों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हो। अब नॉन कैटेकोलामीन है लाइक फिनालेफ्रिन है, तो फिनालेफ्रिन के आई ड्रॉप होते हैं, मेड्रेसेस करवाती है, साइक्लोप्लीजिया नहीं करवाती, मिथॉक्सामीन, मिडोड्रीन और फेंटरमीन वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है, अल्फा 1 के जरिए शॉक के अंदर इस्तेमाल होती है। मिडोड्रीन अल्फा होता है जबकि रिटोड्रीन बीटा 2 होता है, ठीक है। जो रिटोड्रीन है टोकोलिटिक एजेंट होती है, साल्बिटामोल टर्बिटालिन ये ब्रोंको डायलेशन वगैरह करवा देती है, ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल डिकंजेस्टेंट एजेंट होती है, फिनालिफ्रिन ये भी नेजल डिकंजेस्टेंट एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट चीज़ है वो है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग के अंदर स्पाज्मो सिम्पैथोलिटिक ड्रग होती है, तो जो सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स होती है उसमें अल्फा ब्लॉकर आ जाती है और बीटा ब्लॉकर आ जाती है। अब जो अल्फा ब्लॉकर है तो उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करने वाली है, या अल्फा 1 सिलेक्टिव है या अल्फा 2 सिलेक्टिव है। अल्फा 2 सिलेक्टिव के अंदर यूहेम्पिन और रोवेल्सिन होती है, जबकि सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव हाइपरटेंशन के अंदर आते हैं। जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होते हैं ये सीवियर टकीकार्डिया करवा देते हैं, जबकि नॉन सिलेक्टिव रिलेटिवली लेस टकीकार्डिया करवाते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ओके। और माइल्ड टू यानी जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं सीवियर हाइपरटेंशन के लिए और जो सिलेक्टिव होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो नॉन रिवर्सिबल है नॉन सेलेक्टिव है उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल है इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन और रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामीन और टोलाजोलिन आती है। इरिवर्सिबल को फियोक्रोमोसाइटोमा में, जबकि रिवर्सिबल को चीज़ रिएक्शन के अंदर क्लोनिडिन विड्रॉल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चीज़ रिएक्शन का मतलब है कि टिरामीन दी है, टिरामीन मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है, टूटती है, ओके, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, हम ये दे देते हैं, ओके। यानी अगर कोई टिरामीन ले रहा है और टिरामीन के साथ मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर तो सडन हाइपरटेंशन होगी जिसको चीज़ रिएक्शन बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए फेंटोलामीन और टोलाजोलिन होती है। क्लोनिडिन अल्फा 2 एगोनिस्ट है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद अचानक ही बंद कर दिया तो रीबाउंड हाइपरटेंशन होती है क्योंकि रिसेप्टर की अप रेगुलेशन हो जाती है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इस क्लोनिडिन विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए, तो फेंटोलामीन और टोलाजोलिन होता है। जो अल्फा 1 ब्लॉकर है इसमें पैराजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन और अल्फोजुसिन आता है।
तो उसके यूजेस के अंदर बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है स्पेसिफिकली ड्यू टू अल्फा 1 ब्लॉकेड। ओके, तो ये दूसरी कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, लाइक हाँ, क्योंकि जो अल्फा 1 भी ब्लॉकिंग एक्टिविटी की वजह से, लाइक हाइपरटेंशन है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, रेनॉल्ड डिजीज है, स्कॉर्पियन बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट के लिए प्राजोसिन इस्तेमाल करते हैं, और लिपिड प्रोफाइल है। लेकिन अल्फा 1 ब्लॉकर को लेने के बाद पोस्टुरल हाइपोटेंशन होती है फर्स्ट डोज के बाद, तो हमेशा इसको बेड टाइम के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए। अब इनके जो टाइप्स होते हैं अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी होते हैं। अल्फा 1 ए प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के ऊपर और अल्फा 1 बी ब्लड वेसल के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अल्फा 1 के लिए टैमसालोसिन और सिलोडोसिन होती है, कोई पोस्टुरल हाइपोटेंशन नहीं करवाती, तो ये नॉर्मोटेंसिव पेशेंट के अंदर, ओके, यानी जिसको सिर्फ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है। जबकि अल्फा 1 भी हाइपरटेंशन है, पेरिफेरल वेस्कुलर आर्टीरियल डिजीज है, लाइक रेनॉल्ड फिनोमिना, स्कॉर्पियन स्टिंग है, और लिपिड प्रोफाइल होती है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में होता ही है कि जो प्रोस्टेट है वो अंदर से भी और बाहर से भी ग्रो करता है, जिसकी वजह से यूरिथ्रल ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, यूरिनरी रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है अल्फा 1 रिसेप्टर से, क्योंकि वो इरिटेशन की वजह से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो अल्फा 1 को ए को ब्लॉक करना होता है। अल्फा 1 ए को ब्लॉक करने वाली टैमसालोसिन होती है। ओके, तो जो टैमसालोसिन होती है ये डायनामिक कंपोनेंट को ब्लॉक कर देती है। ओके, ये यूरिथ्रा के साइज को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम को इंप्रूव कर देती है। तो ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। जो स्टैटिक होती है तो वो प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, यानी बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर हम टैमसालोसिन और 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टैमसालोसिन होती है ये डायनामिक कंपोनेंट को स्टॉप कर देती है, जबकि 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर स्टैटिक कंपोनेंट को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद बीटा ब्लॉकर है। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं इसमें बीटा 1 बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव, तो वो फर्स्ट जनरेशन है बीटा 1 के अंदर, सेकंड जनरेशन, जबकि जो बीटा 2 के लिए स्पेसिफिक है वो हम कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन है, जो बिटॉक्सामीन है, कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ओके, तो जो नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव कार्डिक इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं कार्डिक और नॉन कार्डिक दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, जबकि सिलेक्टिव से कार्डिक इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो बीटा 2 है ब्रोंकस में जाके काम करेगी, ब्रोंको डायलेशन है, ब्लड वेसल पे वेजो डायलेशन है, लीवर के ऊपर हाइपोग्लाइसीमिया कर देंगे। ओके, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्सल है। ठीक है, ओके। इसके बाद बीटा 2 ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, यानी इनका रिजल्ट क्या होगा, यानी जो बीटा 1 कहाँ पे होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन है, स्टॉप रिवर्सल है। अच्छा, इसकी बात चलते हैं। ओके, जो बीटा 1 या कार्डियो सेलेक्टिव होती है उसका मिमोनिक है न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट्स एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। तो न्यू के अंदर नेबिवलोल, बी से बिटॉक्सालोल, बी से बीसाप्रोलोल, एक्ट से एसब्यूटालोल, एक्सक्लूसिवली मैस्मोलोल जो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है, इसको मेटाबोलाइज करने वाला सूडोकोलिन एस्ट्रेस है। एट से एटिनालोल, एम से मेटाप्रोलोल और सी से सैलिप्रोलोल। ये ड्रग एस्थमा के अंदर, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ यानी अंजाइना के अंदर, और जिसको हम कह सकते हैं वेजोस्पास्टिक अंजाइना और डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। फिर इसके बाद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाली है। ओके, नॉर्मली होता ये है कि एक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है तो हार्ट रेट 10 होता है, लेकिन अगर 10 की स्टिमुलेशन होती है तो फिर हार्ट रेट 10 × 10 होगा। ओके, इसको छोड़ ही देती है। बीटा ब्लॉकर है। अच्छा, कौन सी बीटा ब्लॉकर जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, तो जो पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है इनकी एफिकेसी तो कम होती है, लेकिन ये सीवियर ब्रेडिकार्डिया और एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर हम इसको दे सकते हैं। तो उसका मिमोनिक है कंटेन पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, पिंडालोल, एसब्यूटालोल, एल्परोनोल और सैलिप्रोलोल होती है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग या सोडियम चैनल या लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी के अंदर जो एरिथमिया के अंदर इस्तेमाल होती है, ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। नॉर्मली कॉर्निया रिफ्लेक्स से प्रोटेक्टेड होता है, जो कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर कोई जैसे कोई इंजरी होती है कॉर्निया को, तो ट्राइजेमिनल नर्व की स्टिमुलेशन होती है और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉर्निया रिफ्लेक्स होता है। लेकिन जो कॉर्निया रिफ्लेक्स है वो लोकल एनेस्थेटिक या मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। अब कौन सी ड्रग होती है जिनके पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो टिमालोल और बिटॉक्सोलोल का रट्टा मार लो। और जिनके पास होती है उसका मिमोनिक है पोजेसिस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग और लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। तो पी से प्रोपानोलोल, एम से मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में मेटाप्रोलोल, एल से लेबिटोलोल, एनेस्थेटिक में एसब्यूटालोल और प्रॉपर्टी से पिंडालोल बनेगा। जो वाटर सॉल्युबल होती है वो ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन जो प्रोपेनोलोल होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, वो क्रॉस कर जाती है। वाटर सॉल्युबल का मिमोनिक होता है एएनएस, एटिनालोल, नाडालोल, सोटालोल। एटिनालोल लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, जबकि सोटालोल पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी होती है। एस्मालोल लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर है, एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग होती है, 5 मिनट से भी नीचे काम करती है, सूडोकोलिन एस्ट्रेस मेटाबोलाइज करने वाला होता है। तो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, वो अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है। लाइक अल्फा ब्लॉकेट के अंदर, ओके, यानी थर्ड जनरेशन के अंदर कोई ऐसी बीटा ब्लॉकर होती है जिनके पास एडिशनल वेजोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जो अल्फा ब्लॉकेड एक्टिविटी ये लेबिटोलोल और इसके अलावा कैर्विडोलोल होती है, जो अल्फा को भी ब्लॉक कर देती है। कैर्विडोलोल के पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने वाली नेबिवलोल और निप्राडोलोल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कैर्विडोलोल आ जाएगा। पोटेशियम चैनल ओपनर के अंदर टेलिसोलोल आ जाएगा। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर सोटालोल है, जबकि बीटा 2 एगोनिज्म के अंदर सैलिप्रोलोल है।
ओके, तो ये HDL को बढ़ा देती है, वरना नॉर्मली बीटा ब्लॉकर HDL को कम कर देती है। अब यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर है, तो जो बीटा 1 है वो हाइपरटेंशन को, क्लासिकल एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वेरिएंट एंजाइना में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्यूट के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, और एरिथमिया है। इसके बाद बीटा 2 ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके अलावा एंजाइटी है, माइग्रेन होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन है, और थायरोटॉक्सिकोसिस होती है बीटा 2 के जरिए। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट, कंडक्शन वेलोसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगा, दैट इज वाई रेट कम हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया और सिक्स साइनस सिंड्रोम हो जाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगी तो AV ब्लॉक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो फिर एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। बीटा 2 की वजह से अस्थमा, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज और डायबिटीज मिलाइटिस, ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। अब बीटा 2 किन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? इसका मिमोनिक है ABCD। A से अस्थमा, B से ब्लॉक, AV ब्लॉक, और C से कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी एक्यूट के अंदर, और D से डायबिटीज होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव मीट्रियासिस। अब होता यह है कि आइस के ऊपर दो मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर पिपिलाई और डायलेटर पिपिलाई। स्फिंक्टर पिपिलाई की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मियोसिस होगा, जबकि डायलेटर पिपिलाई की वजह से मीट्रियासिस होता है। क्योंकि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है तो उसको एक्टिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायलेटर पिपिलाई की ओवर एक्टिविटी हो जाए तो उसको पैसिव मीड्रियासिस कहते हैं। यानी जो एक्टिव मियोसिस है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स से होती है, ओके, जबकि एक्टिव मीड्रियासिस अल्फा 1 एगोनिस्ट से होती है, और जो पैसिव मीड्रियासिस होती है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से होती है। पैसिव मीड्रियासिस का मतलब है कि स्फिंक्टर पिपिलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा और डायलेटर पिपिलाई की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है रिलेटिवली, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पैसिव मीड्रियासिस करवाती है, जबकि एक्टिव मीड्रियासिस अल्फा 1 एगोनिस्ट की वजह से होता है। अब ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना है, यानी एक्वस की प्रोडक्शन को कम कर, यानी ग्लोकोमा के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि एक्वस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ड्रेनेज कम हो जाती है। अब एक्वस सिलेरी ब्लड वेसल से प्रोड्यूस होता है, तो इसमें अल्फा 1 ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट जो वेसो कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो इसमें एड्रेनालिन और डिपिविफ्रिन होता है, जबकि अप्राकोलिनिडीन पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसमें अप्राकोलिनिडीन और ब्रिमोनिडीन आ जाएगा। बीटा 2 के अंदर वेसो डायलेशन है, तो जो बीटा 2 है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बीटा 2 है वो एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा देती है। कुछ हम कह सकते हैं कि जो बीटा 2 है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा एक्वस आउटफ्लो दो मैकेनिज्म से बढ़ता है, एक है ट्राइबिकुलर आउटफ्लो से और दूसरा यूवियोसेक्युलर आउटफ्लो से। ट्राइबिकुलर आउटफ्लो ज़्यादा मेजर पाथवे है, इसके अंदर जो ड्रग होती है वो पाइलोकार्पिन होती है, मियोसिस करवा देती है जिसकी वजह से ट्राइबिकुलर मैशवर्क ओपन हो जाता है, जबकि यूवियोसेक्युलर फ्लो को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ओके। तो ये इस्तेमाल होती है POAG क्या होता है? परसिस्टेंट ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर मियोटिक्स के अंदर कैटरेक्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है, उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद ब्लेटर फार्माकोलॉजी है, तो आपको पता है कि ब्लेटर के ऊपर रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? ब्लेटर के ऊपर बीटा 3 होती है जिसने यूरिथ्रा को रिलैक्स करा देना है और यूरिन के आउटफ्लो को ब्लॉक कर देना है, ओके, ठीक है। जो अल्फा 1 होते हैं, अल्फा 1A, उसने यूरिथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करा देना है और यूरिनरी आउटफ्लो को स्टॉप कर देना है, यानी जो अल्फा और बीटा है इन्होंने आउटफ्लो को ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि M3 ने डट यूजर की कॉन्ट्रैक्शन करानी और आउटफ्लो को बढ़ा देना है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस 3 टाइप की होती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ओके। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं डट की इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम M3 एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, ओके। जबकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करने के लिए डिलॉक्सटिन वगैरह दे देते हैं, जबकि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो कि टॉनिक ब्लैडर की वजह से होती है तो इसमें M3 एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है, ओके। तो M3 एगोनिस्ट के अंदर कौन कौन सी है? मिथेनाकोल है, और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर टेमसालोसिन आ जाती है। तो हमने तकरीबन ANS को रिवाइज कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।